So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start this session and the PDF for this particular session has already been uploaded. So you can download the PDF from our Telegram group. आप directly वहाँ जाके इसे download कर सकते हो. So like straightforwardly we will move to the detailed discussion. तो आज सीधा जो है detailed discussion की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. Okay. So let's see what exactly is there for us. आज की अखबार में हमारे लिए क्या खास चीज़ है. So dolphin boom in Odisha's Chilika Lake. Okay. Now this particular news is important for you. You need to understand. The question has already been asked. This is your prelims 2019 question. ये 2019 का prelims का question है. Okay. और इसके अंदर मैच द फॉलोइंग उन्होंने पूछे हैं आपसे. ठीक है ना. मैच द फॉलोइंग जो है आपसे पूछ सकते हैं. नाउ इज इन दिस पर्टिकुलर न्यूज जो आज आई है दैट पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन इन चिलिका इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक एंड अलोंग द ओडिशा कोस्ट हैज डबल्ड दिस ईयर. इस साल जो है डॉल्फिन की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई है चिलिका लेक के अंदर. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कुछ स्पीशीज के बारे में बता रखा है. ओके. दैट इट इज नॉट ओनली द इरावदी डॉल्फिन, बाकी डॉल्फिन्स भी जो हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं. सो कौन सी डॉल्फिन है ये देखिए आप. द 3 स्पीशीज वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सेंसस विद 544 इरावदी, बोटल नोज, हम्पबैक डॉल्फिन. मतलब इरावदी डॉल्फिन भी वहां मिलती है, बोटल नोज डॉल्फिन भी वहां मिलती है और हम्पबैक डॉल्फिन भी वहां मिलती है. ओके. ओडिशा की कोस्ट पे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये आप क्वेश्चन देखो, आपसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इरावदी डॉल्फिन के चंबल में नहीं मिलती, कोस्टल एरियाज में मिलती है. सो आपको इसके अलावा बाकी पता लग गया कि बोटल नोज डॉल्फिन और हम्पबैक डॉल्फिन जो है वो भी उस एरिया के अंदर मिलती हैं. अदर देन दैट द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि जो चिलिका लेक है दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक. ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और आपको इस मैप का पूरा आइडिया होना चाहिए. इट इज लोकेटेड इन ओडिशा. ओके. ये कोस्ट पे जो है आपकी चिलिका लेक लोकेटेड है. सो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. अगली न्यूज पे चलते हैं. दीज हम्पबैक डॉल्फिन्स वर नॉट पार्ट ऑफ एनी रिवराइन सिस्टम. अब ये आपको एक चीज और ध्यान रखनी है. देखो इरावदी डॉल्फिन तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हम्पबैक डॉल्फिन है दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी रिवराइन सिस्टम. सो दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज रेजिडेंशियल मैमल. ये वहां का रेजिडेंशियल मैमल नहीं है, लेकिन स्पोर्ट हो गया उधर, घूमते फिरते जो है उड़ीसा की कोस्ट पे आ गया. ओके. सो अदर देन दैट लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज नाउ. इंडिया यूएस डिफर ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर. ओके. सो ये अब आपको समझना है कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो इंडिया का परसेप्शन डिफरेंट है और यूएस का परसेप्शन डिफरेंट है. वो यहाँ पे डिबेट चल रही है. नाउ यूएस हैज सेड दैट इट हैज कंडक्टेड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन. कि यूएस ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो है वो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास किया. और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समझना है कि परसेप्शन डिफरेंस कहाँ पे आता है. ओके. सो ये आप मैप देखो. Just have a look over this map how the perception difference is there. So this is a straight line. Okay. If you consider your boundary to be this straight line, ये पूरा एरिया आपके इसमें आ जाता है. बट इफ यू कंसिडर दीज कर्व्स एज योर स्ट्रेट लाइन तो आपका ये एरिया जो है ये खाली रह जाता है. मींस दिस इज इंटरनेशनल वाटर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर ईईजेड. ओके. सो दिस परसेप्शन डिफरेंस इज देयर. ये परसेप्शन डिफरेंस जो है आपको जानना जरूरी है. तो ये परसेप्शन डिफरेंस जो है आपको जानना जरूरी है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन. सो द लेटेस्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस इन विच वन यूएस नेवल शिप वो इंडियन वाटर्स के अंदर आया और यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करके गया. सो बोथ कंट्रीज हैव ह्यूज डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू व्हाट अ रूल बेस्ड ऑर्डर मींस फॉर द रीजन. इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जो है रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है उसका परसेप्शन जो है दोनों के लिए डिफरेंट है. ओके. सो ये आपको समझना है. नाउ व्हाट does UNCLOS tell about the statement from India's and US? Okay, UNCLOS is a fairly straightforward on this. Okay, UN Convention on Law of Seas that you have 12 nautical miles as territorial water. 12 nautical mile का आपका territorial water है. An additional 24 nautical mile as the contiguous zone. Okay, additional जो 24 nautical miles है वो आपका contiguous zone में आ जाता है. Then till 200 nautical miles you have your EEZ. ओके. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अब ये जो इन्होंने एक्सरसाइज की थी वो नियर अबाउट 130 नॉटिकल माइल्स के आसपास जो है यूएस नेवल शिप ने एक्सरसाइज कंडक्ट की थी. ओके. सो ये आपको समझना है. मिलिट्री शिप्स कैन गो थ्रू इवन टेरिटोरियल वाटर्स ऑन व्हाट इज कॉल्ड इनोसेंट पैसेज.
टेरिटोरियल वाटर के थ्रू भी जो है मिलिट्री शिप जा सकते हैं, इनोसेंट पैसेज उसको बोल देते हैं उस टर्म को। नाउ इंडिया इंसिस्ट ऑन नोटिफिकेशन नॉट ओनली फॉर इट्स टेरिटोरियल वाटर बट इट्स ईईजेड। तो इंडियन लॉज क्या डिमांड करते हैं कि अगर आप इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी जा रहे हो देन ऑल्सो यू हैव टू इन्फॉर्म द इंडियन अथॉरिटी, तब भी आपको इंडियन अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और यही यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। ओके, इन लक्षद्वीप देयर इज अनदर कॉम्प्लिकेटेड इशू कॉल्ड स्ट्रेट लाइन बेस लाइन, स्ट्रेट बेस लाइन। ओके, सो स्ट्रेट बेस लाइन की प्रॉब्लम है। एज आई टोल्ड यू, इफ यू सी दिस स्ट्रेट लाइन एज योर बाउंड्री, तो ये पूरा एरिया आपका हो जाता है। बट आप अगर इस डॉटेड लाइन को अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स ऐसे गिन रहे हो, ओके, तो ओनली दिस कर्व पार्ट विल बी योर बाउंड्री, वही बाउंड्री होगी आपकी। नाउ सपोज दिस इज योर आइलैंड। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर लो ऐसे अपने मेनलैंड के साथ, तो पूरा का पूरा एरिया आपका हो जाता है। सो देयर लाइज द परसेप्शन, देयर लाइज द डिफरेंस इन परसेप्शन। वहां पे थोड़ा जो है वो परसेप्शन का डिफरेंस है। नाउ द स्ट्रेट बेस लाइन विच मेक्स दिस लेटेस्ट freedom of navigation operation different. Okay, now India claims both on notification and on straight baseline are not backed by UNCLOS. now अब ये सवाल आता है कि क्या जो इंडिया ने क्लेम किया है कि आपको हमें नोटिफाई करना पड़ेगा अगर आप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहे हो, या फिर आप इस स्ट्रेट बेसलाइन जो हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेट बेसलाइन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो आर दीज स्टेप्स बैक्ड बाय UNCLOS, क्या UNCLOS इसे बैक कर रहा है? सो ये इसके अंदर लिखना है कि यूएस हैज नॉट रेटिफाइड UNCLOS, यूएस ने UNCLOS को नहीं मानता यूएस। ओके, सो दिस इज द रीजन। नाउ व्हेन यूएस टॉक्स अबाउट द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इंडिया इज नॉट फॉलोइंग इट। तो अब जो है यूएस जिस रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा है तो हम उसको नहीं मानते। सो नाइदर द स्ट्रेट बेसलाइन क्लेम नॉर नोटिफिकेशन इज रूल बेस्ड। दिस इज व्हाट द परसेप्शन इज। ओके, कि जो स्ट्रेट बेसलाइन इंडिया का जो डिमांड है या फिर नोटिफिकेशन जो हमने बोला है कि आप इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहे हो तो हमें बस नोटिफाई कर दो, बता दो, तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट रूल बेस्ड बिकॉज इंटरनेशनल लॉ के अंडर ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आपको ऐसे नोटिफाई करना है। Now, whose extravagant claims the US has challenged in South China Sea is we don't do this only to you. Now, you need to understand there is a message to China also. तो चाइना को क्या मैसेज जा रहा है यहाँ पे कि जो हम साउथ चाइना सी में करते हैं वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये रूल बेस्ड ऑर्डर वाला गेम जो है हम इंडिया के साथ भी कर रहे हैं। ओके, सो चाइना के साथ भी एक मैसेज है, तो ये चाइना को भी समझाने के लिए है। नाउ हाउ डज ऑल इट सिट विद द क्वाड, तो क्वाड के अंदर तो हम लोग तो साथ में काम कर रहे हैं। सो क्वाड के साथ ये जो नया इन्होंने एक तरीके से स्टेप लिया है, इट इज नॉट इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ क्वाड। ओके, सो व्हाई रूल बेस्ड ऑर्डर यू आर टॉकिंग अबाउट UNCLOS, आई कांट सी ऑन व्हाट बेसिस क्वाड कैन इंप्लीमेंट UNCLOS। तो क्वाड तो UNCLOS को कभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता। सो इंटरनेशनल लॉ इज अबाउट माइट बीइंग राइट। Okay, this you have to understand. मतलब he who has the power will manipulate the international law, और यहीं पे यहाँ पे यूएस कर रहा है। सो यूएस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन क्यों कर रहा है? बिकॉज इट इज यूएस नेवी। ओके, बिकॉज ऑफ यूएस नेवी द पावर दैट दे हैव, वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। नाउ देर आर फंडामेंटल क्वेश्चंस। आज यूएस इंडियन वाटर में आया है। ओके, सो चाइनीज सर्विलेंस शिप दे केम टू अंडमान और इंडियन नेवी ने उनको पीछे हटा दिया था वहां से। You don't chase away US Navy. Okay, आपकी नेवी ने यूएस नेवी को चेज अवे नहीं किया। नाउ दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। इट कैन बी द केस दैट टुमारो पाकिस्तान नेवी दे ऑल्सो सेंड देयर शिप्स, और चाइनीज और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर अगर कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं आपके वाटर्स में, तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आपको इस पे काम करना है, यूएस को समझाना है। सो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सो बिफोर दैट शुभम, ओके सर, आपका न्यूज डिस्कशन एवरेज 15 से 30 मिनट आ रहे हैं, बट ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप फुल न्यूज़पेपर डिस्कस करते हो या ओनली इंपॉर्टेंट? शुभम, देर आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डिस्कस हियर। अगर पूरा न्यूज़पेपर उसमें कवर हो ही जाता है, न्यूज़पेपर में बहुत चीजें छोड़नी होती हैं। सो रिड्यूस हेल्थ इनइक्विटीज टू टैकल द पैंडेमिक चैलेंज। Now there is a study, okay, which is pointing out that you have to reduce the health inequities. तो हमारे देश के अंदर health inequities हैं, उनको हमें remove करना है, और यही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है। Okay, now what type of health inequities are there? You need to understand regional inequities there. हमारे यहाँ पे regional inequity भी है। Okay, so you have states like बिहार, यूपी,
दे आर नॉट एबल टू डील विद दिस प्रॉब्लम, हेल्थ के साथ वो खुद ब खुद डील नहीं कर सकते, दे नीड एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एडिशनल सपोर्ट की उनको जरूरत है। सो ये रीजनल डिफरेंसेस आपको एड्रेस करने जरूरी हैं, ओके। एंड दिस इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट कि जब तक आप ये इनइक्विटीज को एड्रेस नहीं करोगे, आप कोरोना जैसी चीज से फाइट नहीं कर सकते। सो स्टडी फाउंड दैट 40% ऑफ द हेल्थ आउटकम could be measured through social determinants। अब social determinants के थ्रू भी आप जो है हेल्थ आउटकम मेजर कर रहे हो। इट्स लाइक एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारे फैक्टर जो है आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट करते हैं। इफ यू आर पुअर, आप कैसे अफोर्ड करोगे बेटर लाइफस्टाइल, ओके। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब होगा, आप अनहाइजीनिक एरियाज के अंदर रह रहे होगे। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, यू विल नॉट बी एबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन रिच फूड आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे। सो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। जब इनइक्विटीज रहेंगी तो आप जो है ये ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करोगे। सो ग्लोबल कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ स्टडी अफर्म दैट ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप शुड वर्क टुगेदर, इंप्रूव डेटा कलेक्शन, ओके। इफ द डेटा कलेक्शन इज इंप्रूव्ड, आप पॉलिसी मेकिंग में उसकी हेल्प ले सकते हो। फर्दर, रूट कॉज ऑफ इनइक्विटीज को टैकल करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ओके। रूट कॉज जब तक आप नहीं टैकल करोगे, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स को, ये चीजें एग्जिस्ट करती रहेंगी। इवन वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज भी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप जो है आपके पास पैसा नहीं है तो, ओके। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इनइक्विटीज को रिमूव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो ग्लोबल लेवल पे इसके लिए एफर्ट जो है एक मारा जाना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट हियर्स प्ली टू डीक्रिमिनलाइज बैगिंग, ओके। नाउ दिस इज अ फंडामेंटल डिबेट। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या हमें बैगिंग को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन टू यू, ओके। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 4, ओके। तो ये आपका जीएस पेपर 4 के अंदर एक डिबेट हो सकती है एथिक्स के अंदर, लाइक शुड वी क्रिमिनलाइज बैगिंग और नॉट, ओके। अब बैगिंग कोई बाय चॉइस, कोई जानबूझ के नहीं बैगिंग करता है। देयर आर सम सर्कमस्टांसेस, दोट सर्कमस्टांसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अदर पॉइंट इज दैट इट शोज वन थिंग, दैट योर स्टेट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड देम प्रॉपर अरेंजमेंट और प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज जिसके तहत वो एम्प्लॉयमेंट कर सकें। आपकी सरकार, आप ना तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके हो और ना ही आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो। So in that case, begging is somehow by circumstances. Circumstances is also one of the reason, okay. Now Supreme Court has asked the center and 4 states to file their response with 3 weeks on plea seeking a direction to repeal the provisions criminalizing the begging, okay. अब ये petition फाइल किया है कि जो कह रहा है कि begging को जो है डीक्रिमिनलाइज करो। नाउ देयर आर सम स्टेट्स जहां पे जो है कानून ऐसा बना रखा है, महाराष्ट्र इज वन वेयर बैगिंग इज क्रिमिनलाइज्ड, ओके। वहां पे बैगिंग जो है क्राइम की तरह देखा जाता है। सो दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली गेव द जजमेंट व्हिच हैज डीक्रिमिनलाइज्ड बैगिंग इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ओके। नेशनल कैपिटल के अंदर जो है बैगिंग डीक्रिमिनलाइज कर दी थी आपकी दिल्ली हाई कोर्ट ने। नाउ बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट, ये जो है इसको क्रिमिनलाइज करता है। बॉम्बे का एक प्रोविजन है, वो ये इसको ऑफेंस के रूप में देखता है, ओके। द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट्स क्रिमिनलाइजिंग द एक्ट ऑफ बैगिंग पुट पीपल इन सिचुएशन टू मेक अनरीजनेबल चॉइस बिटवीन कमिटिंग अ क्राइम और नॉट कमिटिंग वन, ओके। अब नॉट कमिटिंग का क्या है, देखो, या तो आप भूख से मर जाओ या फिर आप भीख मांग लो, ओके। सो इफ समवन इज डाइंग, जिसके पास पैसे नहीं है, अगर वो भूख से मर रहा है तो उसके पास कोई चॉइस बचती ही नहीं है। सो इट इज मोर ऑफ अ सर्कमस्टांसेस जो जिसकी वजह से आप जो है कोई व्यक्ति भीख मांगना शुरू करता है। सो विच गोज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेट्स द आर्टिकल 21, ओके। ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है यहाँ पे, ओके। सो ये चीज बता रहे हैं कि बैगिंग जो है कोई बाय चॉइस नहीं करता है, मजबूरियां होती हैं। सो नंबर ऑफ जो बैगर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं इंडिया के अंदर, तो ये चीज खराब है। फर्दर सोशल सिक्योरिटी एंगल इज देयर। नाउ the government had the mandate to provide social security to everyone and ensure that it had all basic facilities as embedded in directive principle of state policy। अब ये DPSC में भी लिखा है कि आपकी सरकार को ये सब फैसिलिटेट करना है। The presence of beggars is evidence that state has failed to provide these basic facilities। अब ये beggars जो है आपके यहाँ पे आ रहे हैं, so it is showing that the government is failing to provide these basic facilities। Thus instead of working on its failure, examining what made people beg,
criminalizing the act of beggary is irrational and against the approach of socialist nation. तो ये आपकी सोशलिस्ट नेशन की अप्रोच के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, ओके, जो कि आपके प्रियम्बल में दे रखी है. एंड यू शुड नॉट क्रिमिनलाइज इट. अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू बैक ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर हिज एक्शन. आप उसको फॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं. नाउ मेघालय विलेजर्स oppose dam on Umgot. Okay, now this is a river. There are some facts which are important. This particular river is considered as India's clearest river. सबसे साफ पानी है यहाँ पे. But the problem is that इसके यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा है. Okay, and people are opposing that. तो आप जो है इस स्ट्रीम के ऊपर एक डैम बना रहे हो which is going to have permanent impact. आपकी इकोलॉजी पे परमानेंट इम्पैक्ट पड़ेगा. और आज ये जगह जो टूरिज्म के लिए इतनी अच्छी है वो चीज जो है वो नहीं रहेगी डैम के कंस्ट्रक्शन से, बिकॉज वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई विलेजर्स ओवर देयर आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. नाउ इट इज इन लाइन विद इको टूरिज्म. ओके, हमें जो है इको टूरिज्म को प्रमोट करना है विच इज अबाउट क्लीन टूरिज्म. और यहाँ पे आप रिवर के इकोलॉजी को ही डिस्टर्ब कर रहे हो बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग इट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि उमगोट रिवर जो है वो कहां से फ्लो कर रही है. ओके, यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. अनदर पॉइंट इज दैट इट इज इंडियाज क्लियरेस्ट रिवर. ये इंडिया की क्लियरेस्ट रिवर है और ये डिस्प्यूट में आ गई है, तो आपको इसके बारे में मालूम होनी चाहिए. ओके, सो पीपल आर अगेंस्ट दिस मेगा डैम बिकॉज लाइवलीहुड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रिवर. रिवर के ऊपर लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट है, उनको रोज जो है वहां पे नौकरी मिलती है. ओके, फिशरी के थ्रू और अदर थिंग्स. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट. ओके, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Now conflict in Yemen. Now this is the news. Toll mounts as battle for Yemen's Marib heat up. Okay, तो Marib is a region. अब ये जो है यमन के अंदर एक रीजन है Marib. So ये आपका Marib region है, ये आपको मालूम होना चाहिए मैप बेस्ड. And why it is important? Just have a look. ओके, दिस इज योर प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन. ये 2018 का आपका प्रीलिम्स का सवाल है. नाउ रीजन्स समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज, और सामने दे रखे कंट्रीज. तो मैच द फॉलोइंग जो है वो इन्होंने पूछा था. तो ये रीजन्स हैं और सामने कंट्रीज हैं. अब आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है. इन दैट वे यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग. नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन इज इन न्यूज. अब येमेन का ये मारिब रीजन जो है ये न्यूज में आ गया है. ओके, दैट फाइट इज गोइंग ऑन ओवर दिस पर्टिकुलर रीजन. इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए लड़ाई चल रही है. ओके, सो ये आपको कहानी यहाँ पे समझ में आ गई. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे मैप बेस्ड चीज समझनी क्यों जरूरी है. सो जस्ट हैव अ लुक. दिस इज योर रेड सी. नाउ इन 2020 और 2019 प्रीलिम्स देयर वाज अ क्वेश्चन कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास किन कंट्रीज की कोस्ट लगती है. सो इन द सेम वे आई कैन फ्रेम अ क्वेश्चन दैट रेड सी के आसपास किन कंट्रीज की कोस्ट लगती है, कौन से कंट्रीज की जो है कोस्ट जो है वो रेड सी पे लगती है. सो इन दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि येमेन की कोस्ट डेफिनेटली जो गल्फ ऑफ ईडन है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेड सी, इसके साथ लगती है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, येमेन इज नॉट देयर इन पर्शियन गल्फ. लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं पर्शियन गल्फ और रेड सी के अंदर, और यहां पे गलती होने के चांसेस रहते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड दैट मिस्टेक. ओके, सो पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो डिफरेंट हैं और रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन के कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट है. सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट. अदर देन दैट, येमेन के साथ कौन से दो कंट्रीज जो हैं जिनकी बॉर्डर लग रहा है, तो इट्स ओमान एंड सऊदी अरब. सिर्फ दो कंट्रीज का यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है और किसी का नहीं लग रहा. सो ये भी आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज इट इज. आपको ऐसे याद रखना है. सो मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर हम रोज करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसका बेनिफिट होगा. ओके, सो दिस इज द वे आउट. एज आई टोल्ड यू, दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड. ओके, अब कल मैं आपको वो भी दिखा सकता था कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है 2019 के प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन से कंट्रीज के जो है बॉर्डर लगते हैं. नाउ इट्स अगेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच इज गोइंग ऑन कि ईरान अनवील्स द एडवांस न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज. ओके, अब ये ईरान की न्यूक्लियर उससे रिलेटेड चीज है. यू नीड टू अंडरस्टैंड ईरान इज हेयर. Okay, or Saudi Arab is here. Now we already know that there is a rivalry between Saudi Arabia and Iran. Okay, Saudi versus Iran की rivalry तो हमें मालूम है. Plus there is a development latest going on जिसके अंदर Israel, okay, प्लस जो है वो अरब कंट्रीज सब साथ आ रहे हैं. ओके, Israel and other countries are coming together और एक तरीके का अलायंस बन रहा है विच इज बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया की इनडायरेक्ट सपोर्ट बताते हैं वहां पे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड
यहां पे आपको एक बात समझनी है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस। ओके, क्या ये जो है ईरान अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वापस आ जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में वापस आ जाता है, क्या ये राइवलरी बढ़ेगी? और कैन वी स्टॉप सऊदी अरेबिया टू गेट न्यूक्लियर वेपन? इफ ईरान गेट्स न्यूक्लियराइज, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो क्या हम सऊदी अरेबिया को स्टॉप कर पाएंगे? क्या ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने का एक तरीके का ड्रीम है, क्या वो बच पाएगा? मतलब ये सवाल यहां पे बनते हैं। आर विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर, मतलब डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए इंडिया फाइट करता है, तो क्या उसके लिए आगे स्टेप होगा? नाउ ईरान अनाउंस्ड ऑन सैटरडे दैट इट हैज स्टार्टेड अप एडवांस्ड यूरेनियम एनरिचमेंट। तो वो ऑलरेडी यूरेनियम को एनरिच कर रहा है वो। ओके, सो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया है डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द टॉक्स। यूएस के साथ उनके टॉक्स जो हैं अब होने हैं, बट वो साइमल्टेनियसली यूरेनियम को भी एनरिच कर रहे हैं। सो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन के तरीके का आपको यूरेनियम यूज करना है तो आपको उसे एनरिच करना पड़ता है, एंड ईरान इज वर्किंग ऑन दैट। सो दिस इज अ फंडामेंटल डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन। सो यूएस हैड सेड ऑन फ्राइडे दैट इट हैड ऑफर्ड वेरी सीरियस आइडियाज on reviving the accord but was waiting for Tehran to reciprocate. Okay, अब बात ऐसी है कि यूएस चाहता है कि ईरान ये ना करे, तो अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो है डील साइन की थी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर डील साइन की थी कि ईरान जो है वो डीन्यूक्लियराइज होगा और उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे। बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया और उन्होंने डील से बैकआउट कर लिया, और ईरान कहता है कि अगर आप बैकआउट हो रहे हो देन वी विल बिल्ड आवर न्यूक्लियर वेपन, कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन वो बना के रहेंगे। सो दिस इज द डेवलपमेंट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। नाउ यस, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस डालनी पड़ती है आपको उसको एनरिच करने के लिए, तो उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। नाउ ईरान्स लेटेस्ट मूव टू स्टेप अप यूरेनियम एनरिचमेंट फॉलोज एन ओपनिंग राउंड ऑफ टॉक्स इन वियना। नाउ टॉक्स आर ऑन, टॉक्स जो है दोबारा स्टार्ट हो गई हैं इसके ऊपर, और दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक। ये एक प्रेशर टैक्टिक भी होती है। ईरान क्या पता यूएस को प्रेशर करे कि आप हमारी बात मान जाओ, अदरवाइज हम लोग जो है इसको न्यूक्लियर वेपन को बना लेंगे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिबेट कि ईरान चाहता है कि पहले उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं वो रिमूव हो जाएं। ईरान वांट्स दैट फर्स्ट दे हैव टू रिमूव द इकोनॉमिक सैंक्शन, कि पहले तो आप इकोनॉमिक सैंक्शन रिमूव करो, देन वी विल टॉक ऑफ डीन्यूक्लियराइजेशन। हम फिर बाद में डीन्यूक्लियराइज करने की बात करेंगे, पहले आप करो। ओके, सो दिस इज व्हाट ईरान वांट्स। ये ईरान जो है ऐसी चीज चाह रहा है। अब यूएस कहता है नो, फर्स्ट यू हैव टू डीन्यूक्लियराइज देन वी विल टॉक अबाउट इट। यूएस कह रहा है कि ईरान पहले करे। नाउ दिस इज द डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन। नाउ ईरान हैज डिमांडेड दैट यूएस फर्स्ट लिफ्ट ऑल सैंक्शंस इंपोज्ड बाय ट्रम्प, और ये चीज यहां पे है कि कौन पहले करेगा, और इसी डिबेट में वो फंसे हुए हैं। नाउ अगेन इंडस एंड गैंजेस रिवर डॉल्फिन आर टू डिफरेंट स्पीशीज। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। ओके, सो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन हैव रिवील्ड दैट इंडस एंड गैंजेस डॉल्फिन आर नॉट वन, दे आर सेपरेट स्पीशीज। दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। ओके, सो स्टडी एस्टिमेट्स दैट इंडस एंड गैंजेस डॉल्फिन मे हैव डाइवर्ज्ड अराउंड 5.5 लाख ईयर्स अगो। 5,50,000 साल पहले जो है डाइवर्जेंस आ गया था। सो डीएनए एनालिसिस से पता लगा है उनके स्कल और स्केलेटन से कि दैट दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज। ओके, सो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज एक नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि गैंजेस डॉल्फिन के ऊपर भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है और इंडस डॉल्फिन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। अदर देन दैट द गैंजेस डॉल्फिन इज अ शेड्यूल्ड वन एनिमल अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ओके, और दोनों ही एक तरीके से एंडेंजर्ड है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं इसके अंदर। नाउ कंजर्वेशन स्टेटस व्हेन यू टॉक अबाउट, नाउ इंडस एंड गैंजेस डॉल्फिन आर बोथ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड। दोनों को ही आईयूसीएन लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड क्लासिफाई किया हुआ है। बट देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक फिजिकल बैरियर सच एज डैम बैराजेस क्रिएटेड अक्रॉस द रिवर रिड्यूस द जीन फ्लो। अब उससे जो है जीन फ्लो भी रुक गया है। ओके, मतलब इनके अंदर इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, and it has made the species vulnerable. He adds that river flow is also declining. अब river flow भी decline कर रहा है क्योंकि आप डैम बना रहे हो, and because of that डॉल्फिन का हैबिटेट जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। सो प्रीवियसली फिशरमैन यूज टू हंट डॉल्फिन एंड यूज देयर ऑयल, उनके ऑयल को यूज किया जाता था, बट टुडे दैट प्रैक्टिस हैज स्टॉप्ड। आज जो है ऑयल के लिए किलिंग नहीं हो रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, अनइंटेंशनल किलिंग हो रही है उनकी। हाउ? बिकॉज मैकेनाइज्ड बोट्स आर देयर, जो मैकेनाइज्ड बोट्स वहां पे नदी में चलती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट होता है और डॉल्फिन जो है वो मर जाती है। सो दीज आर सम इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय गैंजेस डॉल्फिन एंड
Indus dolphin, you can say. Now what are the source of pollution? Now both point and non-point sources of pollution are affecting the dolphin habitat. अब ये point और non-point sources क्या होते हैं? So point sources वो होते हैं जो easily identifiable होते हैं. जैसे आपको पता लग रहा है कि एक नाला बह रहा है और नाला जाके सीधा नदी में जा रहा है, ओके, या कोई पाइपलाइन है उसके थ्रू सारा पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज द पॉइंट सोर्स, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. नॉन पॉइंट सोर्स कौन से होते हैं? जो कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, वह आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्स एंड द नॉन पॉइंट सोर्स. ये फर्क आपको मालूम होना चाहिए, ओके. एंड रिसेंटली द चाइनीज रिवर डॉल्फिन दैट वेंट एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो गई है. सो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया. हमारे लिए तो जागने की घड़ी है. वी हैव टू वर्क विद ऑल द पीपल, और यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करना जो है वो बहुत जरूरी है if we want to preserve the dolphin. Okay, now another news is abolition of FCAT. So president later issued the ordinance which scraps the film certification appellate tribunal. So film certification appellate tribunal को scrap कर दिया गया है, and there is a reason why this particular tribunal is important. Okay, what was the reason why it was constituted? Now it's a statutory body that has been set up to hear appeals of filmmakers. फिल्म मेकर्स की अपील को सुनने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं, ओके. और 8 अदर अपीलेट अथॉरिटीज हैव आल्सो बीन डिसबैंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट, और बाकी जो अपीलेट अथॉरिटी है उनको भी यहाँ पे हटा दिया गया है. सो यू शुड नो अबाउट दिस करंट डेवलपमेंट. नाउ इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1983 और एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे बनाया गया था अंडर द सिनेमेटोग्राफ एक्ट, हेडेड बाय मेंबर फ्रॉम लीगल फर्टिनिटी. सो बिफोर द FCAT, फिल्म मेकर्स हैड नो ऑप्शन बट टू अप्रोच कोर्ट टू सीक द रिड्रेसल अगेंस्ट द CBFC सर्टिफिकेशन. अब CBFC सर्टिफाई करता है कि फिल्म एडल्ट है कि अंडर एज के लिए ठीक है. सो उसको लेके अगर फिल्म मेकर चाहता है कि वो CBFC के डिसीजन को कहीं पे चैलेंज करे, तो वो चैलेंज वाला प्लेटफॉर्म जो है वो आपका FCAT का काम करता था. FCAT वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था वेयर द डिसीजन ऑफ CBFC जो है आप उसको चैलेंज करते थे, ओके. अदरवाइज सीधा कोर्ट जाना पड़ता था. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए FCAT. तो होता क्या है कि कई बार जो है आपको आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी को बचाने के लिए आपको जो है ऐसे अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के पास जाना पड़ता है, बिकॉज CBFC के जो डिसीजन है वो बहुत क्वेश्चनेबल होते हैं, मतलब क्लियर नहीं होते. सो CBFC was increasingly getting stacked with people close to ruling dispensation. अब होता क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो CBFC में बीजेपी के लोग आ जाते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, और इससे प्रॉब्लम होती है, ओके. सो द क्लैश बिटवीन द फिल्म फर्टर्निटी एंड द सर्टिफिकेशन बोर्ड बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड इन 2015. 2015 के अंदर ये ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे, ओके. सो सम रीसेंट फिल्म मेकर्स लाइक साहेब बीबी गुलाम और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का वर रिलीज्ड इन 2016 गोट अ फेवरेबल हियरिंग फ्रॉम FCAT, ओके. अब ये क्या पता गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है उसके अगेंस्ट चले जाते हो. सो फेवरेबल थिंकिंग मिल गई और गवर्नमेंट चाहती है थोड़ी कंजर्वेटिवनेस, और इतनी ज्यादा जो है जिसको बोलते हैं कि इतनी ज्यादा ओपन मूवीज ना बने यहाँ पे. सो ये कुछ डिबेट्स चलती हैं, एंड दैट्स व्हाई FCAT के अंदर बार बार अपील होती थी और CBFC के जजमेंट को हटा दिया जाता था. अब इन्होंने FCAT को ही रिमूव कर दिया है, ओके. और you need to understand neither the Mudgal committee nor Sham Benegal committee recommended that FCAT be scrapped, but government has scrapped the FCAT, okay. So rationale for setting up of FCAT was to reduce the burden on court. अब कोर्ट के ऊपर बर्डन को कम करने के लिए आपने FCAT बनाया था, अब वो पर्पस तो आपने अचीव ही नहीं किया. सो व्हाई हैज द ट्रिब्यूनल बीन अबॉलिश्ड? द मूव टू अबॉलिश द FCAT along with other tribunal follows a Supreme Court order in Madras Bar Association versus Union of India. तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी जो है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है. सो इन लास्ट ईयर 2 bench डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ओके. अब ये जो है बेंच ने बोला था कि आप एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाओ. द कमीशन वुड एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी टू सुपरवाइज द अपॉइंटमेंट and functioning of tribunal as well as to conduct disciplinary proceeding against the members of tribunal, okay, and to take care of administrative and infrastructure need of the tribunal. Addressing the issue of dependence of tribunal on the executive for administrative requirement, recommended the creation of an umbrella organization, okay. एक umbrella organization बनाओ जो कि independently काम करे और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसके अंदर ना हो. ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. So the government cannot take advantage of the order and take shelter under it.
ये बात आई है। और मिस्टर बेसिन जो है वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस ऑर्डर का नाम लेके एफकैट को रिमूव कर रहे हैं। द मूव टू अबॉलिश एफकैट इज सरप्राइजिंग एट इट कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ टू इन्फ्लुएंशियल पैनल, द मुदगल कमेटी एंड बेनेगल कमेटी, बोथ ऑफ विच सजेस्टेड एन एक्सपेंशन ऑफ बॉडीज ज्यूरिसडिक्शन। अब मुदगल कमेटी और बेनेगल कमेटी ने तो ये रिकमेंड किया था कि आप जो है इसको एक्सपेंड कर दो, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हैव decided to remove them, government तो उस body को ही हटा रही है। So that's why it's a debate. Okay, what happens now with the government tightening its control over the top content and ordering players in this area to set up grievance redressal body to address the concerns of viewer? Many observers point out that the court will have to play a greater role as the avenue of appeal. अब एफ कैट हट गया तो बात सारी चीजें कोर्ट पे जाएंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कोर्ट के अंदर तो 3.8 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ केसेस विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट। तो एफकैट हटने के बाद तो सीधा कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और जुडिशियल प्रोसेस हमारे यहाँ पे बहुत स्लो होता है, बहुत लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पैसा बहुत लगता है उसके अंदर। तो इससे होगा क्या, मूवीज जो है वो कभी रिलीज ही नहीं हो पाएंगी। अब कोई मूवी बनी और 5 साल तक कोर्ट में अड़गी, वो बताओ, ये सिचुएशन बन सकती है। सो दैट्स वाई यू हैव टू रिव्यू, इसको देखना पड़ेगा कि क्या इसका फ्यूचर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मिथाली उपाध्याय, good morning. Prachi, good morning. So that's it for today. Thank you very much. Ambika ji, good morning.